हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट 1 का फर्स्ट टॉपिक, दैट इज असेसमेंट ऑफ हाई रिस्क प्रेगनेंसी। हाई रिस्क प्रेगनेंसी को कैसे असेस कर सकते हैं, तो वो जानने से पहले सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट डज मीन बाय हाई रिस्क प्रेगनेंसी। हाई रिस्क प्रेगनेंसी होती क्या है? सो हाई रिस्क प्रेगनेंसी रेफर्स टू अ प्रेगनेंसी where the mother, baby, or both face higher chance of health problems or complications before, during or after delivery. हाई रिस्क प्रेगनेंसी का मतलब है ऐसी प्रेगनेंसी जहां पे मदर को, बेबी को या दोनों को ही हाई चांस हो कि उनको हेल्थ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं, कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं डिलीवरी से पहले, डिलीवरी के दौरान या डिलीवरी के बाद। तो ऐसी प्रेगनेंसी को हम हाई रिस्क प्रेगनेंसी कहते हैं। नाउ द रिस्क फैक्टर्स ऑफ हाई रिस्क प्रेगनेंसी। अगर हाई रिस्क प्रेगनेंसी होती है तो उसके क्या क्या रिस्क फैक्टर्स होते हैं? कुछ फैक्टर्स होते होंगे जिस वजह से हाई रिस्क प्रेगनेंसी होती है। तो फर्स्ट फैक्टर्स की कैटेगरी है जेनेटिक फैक्टर्स। कौन कौन से जेनेटिक फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं हाई रिस्क प्रेगनेंसी के लिए? फर्स्ट इज क्रोमोसोमल एनोमलीज। क्रोमोसोम में एनोमली का होना, जीन्स का डिफेक्टिव होना, मल्टीपल प्रेगनेंसीज जैसे कि ट्रिपलेट्स हैं, ट्विंस हैं, अगर मल्टीपल प्रेगनेंसी कंसीव करी है मदर ने तो देयर आर चांसेस ऑफ हाई रिस्क प्रेगनेंसी। देन कम्स एबीओ ब्लड ग्रुप इनकम्पैटिबिलिटी। नाउ व्हाट इज दिस एबीओ ब्लड ग्रुप इनकम्पैटिबिलिटी? सो ये एबीओ ब्लड ग्रुप इनकम्पैटिबिलिटी का मतलब है ब्लड ग्रुप ऑफ वन पर्सन इज नॉट कंपैटिबल विद ब्लड ग्रुप ऑफ अनदर पर्सन। जनरली जो वाइफ या हस्बैंड है उनमें से सपोज कि वाइफ का जो ब्लड ग्रुप है वो कंपैटिबल नहीं है हस्बैंड के साथ, तो वो एबीओ ब्लड ग्रुप इनकम्पैटिबिलिटी होगी। देन नेक्स्ट जेनेटिक फैक्टर है लार्ज फीटल साइज। फीटल साइज लार्ज होने की वजह से हाई रिस्क प्रेगनेंसी हो सकती है। नेक्स्ट फैक्टर है न्यूट्रिशनल फैक्टर्स। न्यूट्रिशनल फैक्टर में आएगा लो हिमेटोक्रिट लेवल, सब्सटेंस एब्यूज। सो मदर अगर सब्सटेंस एब्यूज करती है, हीमोग्लोबिन का लेवल कम है या पुअर डाइटरी इनटेक है, सही से डाइट इनटेक नहीं कर रही है मदर, या टीनेज में प्रेगनेंसी कंसीव हुई है, या एक्सेसिव वेट लॉस हुआ है किसी वजह से, या एक्सेसिव वेट गेन हुआ है, so all these condition comes under nutritional factors। इन सब कारणों की वजह से हाई रिस्क प्रेगनेंसी हो सकती है। नेक्स्ट आता है मेडिकल एंड ऑब्स्टेट्रिक डिसऑर्डर्स। मेडिकल एंड ऑब्स्टेट्रिक डिसऑर्डर्स में कौन कौन सी चीजें आएंगी जिस वजह से प्रेगनेंसी हाई रिस्क प्रेगनेंसी होती है? फर्स्ट है प्रीवियस फीटल लॉस। अगर वुमेन पहले भी अपना फीटस लॉस कर चुकी है तो वो हाई रिस्क प्रेगनेंसी में, उसकी जो सेकंड टाइम उसने अब जो कंसीव किया है वो हाई रिस्क प्रेगनेंसी होगी। देन ऑब्स्टेट्रिक इलनेस, मदर को कोई हेल्थ प्रॉब्लम है, कोई ऑब्स्टेट्रिक हेल्थ इलनेस है तो वो हाई रिस्क प्रेगनेंसी में आएगी। देन कॉम्प्लिकेशंस इन रीसेंट और पास्ट प्रेगनेंसी। सपोज अभी ये उसका सेकंड बेबी है, जो उसका फर्स्ट बेबी के टाइम पे जब उसने कंसीव किया था, जो उसकी पास्ट प्रेगनेंसी थी उसमें कॉम्प्लिकेशंस रही थी। तो ये कुछ मेडिकल ऑब्स्टेट्रिक डिसऑर्डर भी फैक्टर्स होते हैं जो हाई रिस्क प्रेगनेंसी को कॉज कर सकते हैं। फोर्थ कम्स मेटरनल सब्सटेंस एब्यूज। अगर प्रेग्नेंट वुमेन सब्सटेंस एब्यूज करती है, स्मोकिंग करती है, कैफीन इनटेक बहुत ज्यादा करती है, अल्कोहल कंजम्पशन करती है, या ड्रग्स लेती है, ओटीसी मेडिकेशंस मींस ओवर द काउंटर ड्रग्स ले रही है अननेसेसरीली, अगर ले रही है तो थोड़ा सा बॉडी पेन है तो पेन किलर्स बहुत सारी ले रही है ना, ओवर द काउंटर जो मेडिकेशंस मिलती हैं वो उनका अब्यूज करती है, अननेसेसरी बहुत ज्यादा यूज करती है। हीरोइन जो मेडिसिन है उसका ड्रग अब्यूज, या कोकेन, अगर ये सब ड्रग्स का अब्यूज करती है तो ये सारे फैक्टर्स मेटरनल सब्सटेंस अब्यूज में आते हैं जो कि मदर की प्रेगनेंसी को हाई रिस्क प्रेगनेंसी बना देते हैं।
हाई रिस्क प्रेगनेंसी के फैक्टर्स को समझने के बाद अगला आता है असेसमेंट ऑफ हाई रिस्क प्रेगनेंसी। अब इस हमें ये पता चल गया हाई रिस्क प्रेगनेंसी क्या होती है और क्या फैक्टर्स उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब इस हाई रिस्क प्रेगनेंसी को हम कैसे असेस कर सकते हैं? तो जो असेस करने का तरीका है उसमें इंक्लूड है नॉन इन्वेजिव एंड इन्वेजिव प्रोसीजर्स। दो तरीके के प्रोसीजर्स होते हैं जिनके थ्रू हम हाई रिस्क प्रेगनेंसी को डायग्नोस कर पाते हैं, असेस कर पाते हैं। तो पहले हम देखेंगे नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर्स। नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर्स क्या प्रोसीजर्स हैं? ये वो प्रोसीजर्स होते हैं जिसमें किसी भी इंस्ट्रूमेंट को बॉडी में इंसर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है, कोई कट नहीं लगाना पड़ता है, तो वो नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर्स होते हैं। तो इसमें फर्स्ट हो गया यूएसजी मींस अल्ट्रासोनोग्राफी। तो जो यूएसजी प्रोसीजर होता है ये सेफ प्रोसीजर है, पेनलेस प्रोसीजर है टू मॉनिटर द प्रेगनेंसी। यूएसजी की हेल्प से वुमेन की जो हेल्थ है और जो बेबी की हेल्थ है उसको हम असेस कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो हाई रिस्क प्रेगनेंसी को असेस करने के लिए जो फर्स्ट नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर किया जाता है वो है यूएसजी मींस अल्ट्रासोनोग्राफी। सेकंड प्रोसीजर आता है डॉपलर अल्ट्रासाउंड। It is useful to detect issues like placental insufficiency, IUGR and abnormal blood flow. जो सेकंड हम प्रोसीजर नॉन इन्वेजिव करते हैं वो है डॉपलर अल्ट्रासाउंड। ये यूजफुल होता है, इसकी हेल्प से हम डिटेक्ट कर सकते हैं प्लेसेंटा में अगर इनसफिशिएंसी है, अगर ग्रोथ रिटार्डेड है फीटस की, अगर एबनॉर्मल ब्लड फ्लो है, तो हम ये कंडीशंस को डॉपलर अल्ट्रासाउंड से असेस कर सकते हैं। बिकॉज जो डॉपलर अल्ट्रासाउंड है इट चेक्स ब्लड फ्लो इन द मदर, प्लेसेंटा एंड बेबी ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। जो डॉपलर अल्ट्रासाउंड होता है उसकी हेल्प से हम चेक कर सकते हैं ब्लड फ्लो को मदर में, प्लेसेंटा में एंड बेबी में ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। नेक्स्ट नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर कम्स नॉन स्ट्रेस टेस्ट, जिसको हम एनएसटी कहते हैं। एनएसटी एक सेफ और नॉन इन्वेजिव टेस्ट होता है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। इसको परफॉर्म करके हम चेक कर सकते हैं बेबी का हार्ट रेट और बेबी की वेल बीइंग को। नेक्स्ट प्रोसीजर है बायोफिजिकल प्रोफाइल दैट इज बीपीपी। ये भी एक सेफ और नॉन इन्वेजिव प्रीनेटल टेस्ट है। इसको टिपिकली परफॉर्म करते हैं आफ्टर 28 टू 32 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। मदर की प्रेगनेंसी के 28 से 32 हफ्ते के बाद जर्नली इस टेस्ट को हम परफॉर्म कर सकते हैं। ये जो बीपीपी है दैट इज बायोफिजिकल प्रोफाइल, ये टेस्ट कंबाइन करता है दो प्रोसीजर्स को। मींस इसको टोटल इस प्रोसीजर को परफॉर्म करने में अराउंड 30 टू 70 मिनट्स का टाइम लगता है। इसमें यूएसजी और एनएसटी को कंबाइन किया जाता है। दो प्रोसीजर्स को यूएसजी और एनएसटी को कंबाइन करते हैं ताकि फिर हम स्कोरिंग चेक करते हैं, फीटल की मूवमेंट चेक करी, टोन चेक किया, ब्रीदिंग पैटर्न चेक किया, amniotic फ्लूइड का जो लेवल है वो चेक किया। तो बीपीपी क्या है? ये कॉम्बिनेशन हो गया दो प्रोसीजर्स का। इसकी ड्यूरेशन 30 टू 70 मिनट्स अराउंड होती है। इसमें यूएसजी एनएसटी परफॉर्म करते हैं ताकि हम स्कोर करते हैं, फाइनली स्कोर निकालते हैं, फीटल मूवमेंट का, टोन, ब्रीदिंग और एमनियोटिक फ्लूइड लेवल को चेक करते हैं। नेक्स्ट इज मैटरनल ब्लड टेस्ट। मदर के ब्लड टेस्ट परफॉर्म किए जा सकते हैं हाई रिस्क प्रेगनेंसी आइडेंटिफाई करने के लिए एंड फीटल किक काउंट। तो ये सारे जो अभी हमने देखे वो है नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर जिससे हम हाई रिस्क प्रेगनेंसी को असेस कर सकते हैं। नाउ कम्स इन्वेजिव प्रोसीजर। अब वो प्रोसीजर आएंगे जो इन्वेजिवली परफॉर्म करे जाते हैं। तो इसमें फर्स्ट प्रोसीजर होता है अमीनोसेंटेसिस। अमीनोसेंटेसिस को प्रेगनेंसी के 15 टू 18 वीक्स में परफॉर्म किया जा सकता है। सेकंड प्रोसीजर इन्वेजिव है कोरियोनिक व्हीलस सैंपलिंग, जिसको हम सीवीएस बोलते हैं। इसको जर्नली 10 टू 13 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी में परफॉर्म किया जाता है। फिर है कोर्डोसेंटेसिस। कोर्डोसेंटेसिस को कॉमनली 18 टू 24 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी के बीच में परफॉर्म किया जाता है। देन फीटल ब्लड सैंपलिंग, जर्नली प्रेगनेंसी के 18 हफ्ते के बाद फीटल ब्लड सैंपलिंग ली जा सकती है। देन हिस्ट्रोस्कोपी,
देन मैटरनल सीरम अल्फा फीटोप्रोटीन, जिसको हम MSAFP भी बोलते हैं। इस मैटरनल सीरम अल्फा फीटोप्रोटीन टेस्ट को हम प्रेगनेंसी के 15 to 20 वीक्स के अंदर चेक कर सकते हैं। So all these were the invasive procedures list. अब ये जो एमिनोसेंथेसिस है, एमिनोसेंथेसिस अगर हम परफॉर्म करेंगे तो इससे क्या पता चलेगा? वी परफॉर्म एमिनोसेंथेसिस टू डिटेक्ट क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी। इससे क्रोमोसोम्स की एबनॉर्मेलिटी डिटेक्ट हो सकती हैं। जेनेटिक डिसऑर्डर्स का पता चल जाता है। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है या नहीं फीटस में, वो पता चलता है। फीटल में किसी टाइप का कोई इन्फेक्शन है तो वो भी हम असेस कर सकते हैं। नेक्स्ट टेस्ट कोडोसेंटेसिस या फीटल ब्लड सैंपलिंग जो किया जाता है, इन दोनों को हम क्यों परफॉर्म करेंगे? टू डायग्नोज द फीटल एनीमिया। फीटल में अगर एनीमिया है तो वो असेस कर सकते हैं। फीटल में कोई इन्फेक्शन है वो असेस हो सकता है। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स, ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर्स और फीटस का ऑक्सीजनेशन लेवल भी चेक करने के लिए हम कोडोसेंटेसिस या फीटल ब्लड सैंपलिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है MSAFP, मैटरनल सीरम अल्फा फीटोप्रोटीन। ये टेस्ट परफॉर्म करके हम रिस्क ऑफ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फीटस में स्पाइना बाइफिडा का रिस्क तो नहीं है, वो चीज असेस कर सकते हैं। वी कैन स्क्रीन एब्डोमिनल वॉल डिफेक्ट, फीटस में एब्डोमिनल वॉल डिफेक्ट है या नहीं वो असेस कर सकते हैं। क्रोमोसोमल एब्नॉर्मेलिटीज को जान सकते हैं। So all these were the purpose of performing these invasive procedures. तो आज हमने डिस्कस किया अबाउट हाई रिस्क प्रेगनेंसी। हाई रिस्क प्रेगनेंसी क्या होती है, कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं हाई रिस्क प्रेगनेंसी के लिए। उसके बाद हाई रिस्क प्रेगनेंसी को हम असेस किस तरीके से कर सकते हैं, उसके लिए कुछ इन्वेजिव प्रोसीजर्स हैं, नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर्स हैं जो हमने आज डिस्कस किए। आई होप आपको आज का ये टॉपिक हाई रिस्क प्रेगनेंसी असेसमेंट समझ में आया हो। इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज टेल मी इन कमेंट सेक्शन and don't forget to subscribe my channel, that is Exam Ready Nursing. Thanks for watching. Goodbye. See you in the next video soon.